अनिल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान स्टडी सेंटर में। तो आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो क्लास 10th का नन हिंदी बुक है यानी जो किसले बुक है, उस बुक में कुल 1 से लेकर 23 तक चैप्टर है और उस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं आज उसे बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आज के पहला चैप्टर है जो इस प्रकार से, तो पहला चैप्टर का नाम है तू जिंदा है तो, और इस पहले चैप्टर का पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं। तो पहले प्रश्न में कहता है हमारे कड़वा को किसका इंतज़ार है। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंजिलों का, इसका सही आंसर है। आज का दूसरा प्रश्न है, जो दूसरे प्रश्न में आप देख सकते हैं कि कविता से कुछ लाइनें ली गई है। ये जो आप देख रहे हैं ये कविता से लाइन ली गई है, जो आगे इसमें कुछ अधूरा रह गया, आप लोग इसे किताब की सहायता से देख लेंगे। तो आपको बताना है कि ये कहाँ से और किस कविता से लिया गया है। तो दूसरा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तू जिंदा है तो। आज का तीसरा प्रश्न है, सेम उसी प्रकार से है, कुछ लाइनें ली गई है और आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शंकर सुलेंद्र। आज का चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में कहता है बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के, डॉट ये ना दब सकेंगे, एक दिन बनेंगे एक लायब ये। इस 4 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन डी, दाग। आज का 5वां प्रश्न है, 5वें प्रश्न में कहता है नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नहीं, डॉट अगर कहीं स्वर्ग है तो उतारला जमीन पर। तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, उमर। इसका 6ठा प्रश्न है, 6ठे प्रश्न कहता है कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। तो 6ठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तू जिंदा है तो। 7वें प्रश्न में कहता है तू जिंदा है तो पाठ के कवि कौन है। तो 7वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शंकर सुलेंद्र। आज का 8वां प्रश्न है चमन का अर्थ क्या होता है। तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फुलवाड़ी। 9वें प्रश्न में कहता है तू जिंदा है तो जिंदगी डॉट में यकीन कर। 9वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीत। अब ये जो खाली स्थान देख रहे हैं इसमें भराएगा क्या, जीत। आज का 10वें प्रश्न में बताना है आपको, जो कुछ लाइनें ली गई हैं इसका सही जवाब हो जाएगा 10वां का ऑप्शन सी, तू, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन सी, तू जिंदा है तो। अब हम लोग चैप्टर 2 पे पहुंच चुके हैं और 2 में दिया गया है ईदगाह, जो बहुत ही फेमस चैप्टर है और इसके जितना भी ऑब्जेक्टिव है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए दूसरे चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव है, पहले में कहता है 15 पैसे किसके पास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहसिन के पास 15 पैसे होते हैं। दूसरे प्रश्न में है हामिद की दादी का नाम क्या था। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीना। तीसरे प्रश्न है महमूद के पास कितने पैसे। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 पैसे। चौथा प्रश्न, तो आज के चौथे प्रश्न में कहता है हामिद ने चिमटा खरीदा और समी ने क्या खरीदा था। हामिद तो चिमटा खरीदा और समी ने क्या खरीदा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन सी, खंजरी। समी जो है वो खंजरी खरीदता है। 5वां प्रश्न आप देख रहे हैं कि कुछ लाइनें दी गई हैं, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईदगाह। ये ईदगाह से लिया गया है। इसका 6ठे प्रश्न कहता है हामिद के पास कुल कितने पैसे थे। तो 6ठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 पैसे। हामिद के पास जो थे वो 3 पैसे थे। आज का 7वां प्रश्न, तो 7वें प्रश्न का जो क्वेश्चन है वो है इस प्रकार से है हामिद के दोस्तों का नाम क्या था। तो आपको बताना है कि हामिद के दोस्त का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हामिद का दोस्त का जो है महमूद, नूरे, मोहसिन, ये तीनों नाम थे। आज का 8वां प्रश्न, 8वें प्रश्न में कहता है मेले में समी ने क्या खरीदा। तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खंजरी। आज का 9वां प्रश्न में कहता है रमज़ान के कितने रोजे के बाद ईद
मनाई जाती है? तो 9वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 रोजे के बाद। 10वां प्रश्न, 10वें प्रश्न में कहता है हामिद कितने साल का था? तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4-5 साल का। इसका 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न में कहता है गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 3 कोस दूर था। 12 नंबर प्रश्न, तो 12 नंबर प्रश्न में कहता है मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेवड़िया। इसका 13 नंबर प्रश्न, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे सिपाही कौन लेता है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महमूद लेता है। इसका 14 प्रश्न, तो 14 नंबर प्रश्न में कहता है मोहसिन को कौन सा खिलौना पसंद आता है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीस्ती। इसका 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न में कहता है प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईदगाह। इसका 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न में कहता है हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईदगाह। हामिद जो है ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र है। 17 नंबर प्रश्न, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद। आज का 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न में कहता है कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईदगाह। तो चलिए कर्मवीर के ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो कर्मवीर के जो पहला प्रश्न है जो इस प्रकार से है, तो पहले प्रश्न में कहता है कवि के अनुसार बाधाएं व्यक्तित्व को ... का नाम करती है। यानी आप जो देख रही है ये जो ... है यानी जो खाली स्थान है इसमें क्या होगा? तो एक का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निखारने का हो जाएगा। आज का इसका दूसरा प्रश्न है जो दूसरे प्रश्न में कहता है चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देने बना, काम पड़ने पर करे जो ... का भी सामना। तो इसका दूसरा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर। आज का तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में कहता है कर्मवीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंचलता। कर्मवीर जो भीड़ में चंचलता नहीं दिखाते हैं। आज का चौथा प्रश्न है कर्मवीर कविता के रचयिता कौन है? कर्मवीर कविता के रचयिता कौन है? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिऔध। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मवीर। कर्मवीर ही है वो जो जंगलों में भी महामंगल रचा देने का काम करता है। छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न में कहता है कवि हरिऔध का पूरा नाम क्या है? तो छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सातवां प्रश्न है, सातवें प्रश्न में कहता है निम्न में से कौन सा कविता कवि हरिऔध द्वारा रचित है? तो 7वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मवीर। 8वां प्रश्न, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे, उपयुक्त दोहा का रचनाकार कौन है? यानी ये जो दोहा आप जो देख रहे हैं ये दोहा जो है, जो पंक्ति जो लाइन लिया गया है ये किन लेखकों द्वारा लिखा गया है? तो जो 8 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिऔध। 9वां प्रश्न है, आज जितने देश फूले फले हैं वहाँ कौन डेरा डाले हुए हैं? तो 9वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। बुद्धि, विद्या, धन, वैभव। 10वां प्रश्न है, कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मवीर जो है कांच को रतन करके दिखा देते हैं। 11 नंबर प्रश्न, हीरा किससे बनता है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
कारवन का। प्रश्न नंबर 12 में कहता है कौन सी कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करती है। तो 12 का सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मवीर। 13 नंबर प्रश्न कहता है कर्मवीर क्या काटकर सड़क बना देते हैं। 13 का सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी पर्वत को जो है काटकर कर्मवीर सड़क बना देता है। 14 नंबर प्रश्न कहता है कवि सैकड़ों मरुभूमि में क्या बहा देने की बात करते हैं। तो 14 का सेंस हो जाएगा ऑप्शन ए नदी। 15 नंबर प्रश्न कहता है देखकर बाधा विविध बहु विद्वन घबराते नहीं, र भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। प्रस्तुत गद्यांश किस कविता से ली गई है। तो 15 का सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मवीर। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो 4 में दिया है बाल गोविंद भगत। तो हम लोग बाल गोविंद भगत के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है जो आप देख सकते हैं, ये जो लाइन दिया गया है ये गीत है। आपको बताना है कि ये गीत कौन गाते थे। ऑप्शन जैसे ए में दिया है कर्पूरी ठाकुर, बी निराला, सी कबीर और डी बाल गोविंद भगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद ही ये गीत गाते थे। आज का दूसरा प्रश्न है कबीर को अपना साहब कौन मानते थे। तो कबीर को जो साहब अपना साहब मानते थे वो मानते थे कौन, बाल गोविंद भगत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं। तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। चौथे प्रश्न में कहता है बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 से ऊपर। 5वां प्रश्न कहता है बाल गोविंद भगत क्या थे। तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गृहस्थ थे जो खेतीबाड़ी करते हैं। 6ठा प्रश्न है बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6ठा का ऑप्शन ए कबीर अर्थात साहब की। 7वां प्रश्न में है बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। तो 7वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंद बुद्धि था। 8वां प्रश्न अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या करते हैं। तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गीत गाने लगे। 9वां प्रश्न कहता है बाल गोविंद भगत किस विद्या की रचना है। तो 9वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेखा चित्र। 10वां प्रश्न कहता है बाल गोविंद भगत ... कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वां का ऑप्शन बी माझले। वो जो डॉट था उसमें माझले भराएगा। 11वां प्रश्न कहता है गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संझा उमस भरी शाम को भी ... कर देती थी। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शीतल यानी ठंडा कर देती थी। 12 है जो कुछ खेत में पैदा होता है सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे। यानी जो खेतों में जो भी कुछ पैदावार होती थी फसल उसको जो है सिर पर लाद कर बाल गोविंद भगत सबसे पहले कहाँ ले जाते थे। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा ऑप्शन सी साहब के दरबार में। 13 नंबर प्रश्न बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब तक चला करती थी। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फागुन तक यानी होली तक। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्तिक माह में। प्रश्न नंबर 15 में कहता है साहब के दरबार बाल गोविंद भगत के घर से कितनी दूर था। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 कोस। अब 16 नंबर प्रश्न कहता है बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपनी पतोही से। 17 गंगा स्नान करने बाल गोविंद भगत कितनी दूर पैदल जाते थे। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 कोस। 18 नंबर प्रश्न बाल गोविंद भगत
रेखा चित्र के रचनाकार है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामवृक्ष बेनीपुर। अब हम लोग 5वें चैप्टर में प्रवेश करेंगे, जो है हुंडरू का जलप्रपात। तो 5वें चैप्टर का पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न इस प्रकार से है, हुंडरू का पानी किस तरह चक्कर काटता है? तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांप की तरह। दूसरा, हुंडरू का जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटा नागपुर। इसका तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में कहता है स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थान से कितनी मील आगे आकर हुंडरू का झरना है? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 मील। चौथे प्रश्न में कहता है रांची से हुंडरू की दूरी है, तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 मील। 5वां प्रश्न में कहता है संध्या की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, यह पंक्ति किसकी है? तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी की। 6ठा प्रश्न में कहता है हुंडरू इतना बड़ा प्रपात है जहाँ फुट से पानी नीचे गिरता है, तो कितना गिरता है, कितना नीचे? तो 6ठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 243 फुट नीचे। 7वां प्रश्न में कहता है पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है? तो 7वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 मील। 8वां प्रश्न में कहता है स्वर्ण रेखा एक है, स्वर्ण रेखा क्या है? तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नदी। 9वां प्रश्न है हुंडरू का झरना की ऊंचाई कितनी है? तो 9वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 243 फीट। क्वेश्चन नंबर 10 में बताना आपको कि कहता है जो लाइनिंग लिया गया इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10वां का, तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदिवासी। प्रश्न नंबर 11 में कहता है हुंडरू का जलप्रपात पाठ की विद्या क्या है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यात्रा वृत्तांत। इसका 12 नंबर प्रश्न है हुंडरू का पानी किसके तरह छलांग भरता है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, हरिण की तरह छलांग भरता है। आज का 13 नंबर प्रश्न है हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत किसकी रचना है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कामता प्रसाद सिंह कामकर। इसका 14 नंबर प्रश्न है समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है तो हुंडरू अपनी डॉट के चलते मशहूर है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चपलता। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका 15 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न कहता है हुंडरू का जलप्रपात पाठ में जलप्रपात के साथ किसके सुंदरता का वर्णन है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहाड़, नदी, जंगल इत्यादि का। इसका 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न में कहता है स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरता है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में। इसका 17 नंबर प्रश्न है लेखक को हुंडरू का जलप्रपात के वातावरण की सुंदरता ऐसी मालूम होता है मानो हम डॉट के समीप पहुंच गए हैं। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवलोक। 18 नंबर में जो इस लाइनिंग दिया गया है आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही बड़ा लाइन, आप लोग खुद से इसको पढ़ सकते हैं, तो मैं इसका सिर्फ आंसर बता देता हूँ। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुंडरू का जलप्रपात। अब छठा चैप्टर है, जो छठे चैप्टर का क्या है, तो वो है बिहारी के दोहे। तो चलिए आइए इसका पहला प्रश्न में आप देख रहे हैं ये लाइनिंग दिया है, ठीक है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो पहला का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राधा। दूसरे प्रश्न में कहता है किस कवि के दोहे गागर में सागर भरने वाली है? दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहारी। तीसरे प्रश्न में है बतरस लालच लाल की मुरली धड़ी लुकाई किस काव्य पंक्ति है, यानी किससे लिया गया है ये? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा वो ए, बिहारी की दोहे से। चौथा प्रश्न बिहारी की दोहे शीर्षक कविता में किस तरह के दोहे शामिल हैं? तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों तरह के, यानी भक्ति भी है, प्रेम भी है और नीति परक भी है। पांचवा प्रश्न कहता है बिहारी किस काल के श्रृंगारिक कवि है? तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीति काल के।
छठा प्रश्न है बिहारी की दोहे कैसे है? तो छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गागर में सागर है। सतमा प्रश्न कहता है कृष्ण की मुरली कौन छुपा लेती है? तो सतमा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपियाँ। कृष्ण की मुरली जो है वो गोपियाँ छुपा लेती हैं। उसका 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न कहता है सो करे भाहुनी हंसे कवि किसके संबंध में कहता है? तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपियाँ। 9वां प्रश्न में आप देख रहे हैं ये जो लाइनिंग दिया गया है इसका जो आपको आंसर ऑप्शन भी दिया है, चार ऑप्शन में का सही आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, साई। 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11 नंबर प्रश्न में कहता है कबीर नर के मन की तुलना किससे करते हैं? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नल के जल से। चलिए अब हम लोग 7वें चैप्टर की ओर चलते हैं। तो 7वां चैप्टर है वो है ठेस। अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न कहता है जो इस प्रकार से है। तो पहले प्रश्न कहता है सिरचन को लोग क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चटोर। दूसरा, सिरचन को घी की डाढ़ी यानी खखोरन के साथ क्या पसंद है? यानी सिरचन जो खाते थे वो क्या उसको पसंद थे खखोरन के साथ। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चूड़ा। तीसरा प्रश्न है सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया था? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथे प्रश्न में कहता है सिरचन जाति है। तो सिरचन जाति था कौन? तो वह है कारीगर। पांचवा प्रश्न में कहता है ठेस कहानी का पात्र कौन है? तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिरचन। छठा प्रश्न कहता है ठेस कहानी किसके मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करती है? जो छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलाकार। 7वां ठेस कहानी के लेखक कौन है? 7वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फणीश्वर नाथ रेणु। 8वां ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन मिलता है? तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथिलांचल का। 9वां प्रश्न क्या समझाने में ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान है? तो 9वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी, यानी शर्म के प्रति सम्मान की भावना, रिश्ते की गहराई और मनुष्य की पक्षधरता। अब है प्रश्न नंबर 10, ठेस एक है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंचलिक कहानी। 11 नंबर प्रश्न कहता है मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन को कौन देने लगी? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानू दीदी। 12 नंबर प्रश्न कहता है सिरचन शीतल पट्टी चीक और 2 जोड़ी आसनी मानू दीदी को कहाँ देता है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेशन पर। 13 सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानू दीदी ने। 14 नंबर प्रश्न मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 रुपये में। 15 नंबर प्रश्न सिरचन स्टेशन पर मानू दीदी को क्या देता है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शीतल पट्टी चीक, 1 जोड़ी असनी उसकी। 16 नंबर प्रश्न क्या सिरचन को किनकी बातों से ठेस लगती है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाची। 17 नंबर प्रश्न लोग किसको बेकार ही नहीं बेगार समझते थे? 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिरचन को लोग बेगार समझते थे। चलिए तो अब हम लोग 8वें चैप्टर की ओर चलेंगे जो है बच्चे की दुआ। तो जो 8वें चैप्टर का पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है। तो पहले प्रश्न में कहता है लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी समक की डॉट हो खुदाया मेरी। तो जो पहला का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चे की दुआ में। तीसरा प्रश्न कहता है नेक का अर्थ क्या होता है?
तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अच्छा। चौथे प्रश्न में कहता है बच्चे की दुआ कविता के रचयिता कौन है? तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। पांचवें प्रश्न कहता है निम्न में कौन एक प्रार्थना गीत है? तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चे की दुआ एक प्रार्थना गीत है। छठा इस प्रकार से दिया गया, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। तो छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शोभा। सातवां प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चे की दुआ। आठवां में कहता है बच्चे की दुआ कविता में कवि किन चीज़ों की राह रख रहा है? तो आठवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। अब जो देख रहे ए बी सी ये जो तीनों में लिखा है इस सभी का इसमें वर्णन करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम नौवें चैप्टर में प्रवेश करते हैं। जो नौवें चैप्टर है वो है अशोक का शस्त्र त्याग। तो नौवें चैप्टर का पहला प्रश्न है वो है, पहले प्रश्न कहता है मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा, यह कथन किसका है? तो पहला का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक, सम्राट अशोक जो बहुत ही बड़े राजा है और इन्हें हम लोग प्रियदर्शी राजा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पद्मा है। तीसरा प्रश्न अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी किसकी रचना है? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वंशीधर श्रीवास्तव का। चौथा प्रश्न शांति के पक्ष में सक्रिय होने की शिक्षा देता है। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक का शस्त्र त्याग। पांचवा प्रश्न अशोक का शस्त्र त्याग गद्य की कौन सी विद्या है? तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एकांकी। छठा प्रश्न मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही? तो छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अशोक ने कहा कि मैं स्त्री से वध नहीं करता हूं। सातवें प्रश्न कहता है कलिंग संबंधित है। तो सातवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पद्मा से। 4 साल से कौन सा युद्ध चल रहा था? तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलिंग का युद्ध चल रहा था। 9वां प्रश्न सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? तो 9वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक ने। 10वें प्रश्न में कहता है पद्मा का संबंध किस लड़ाई से है? तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलिंग की लड़ाई से यानी कलिंग के युद्ध से। 11वें प्रश्न में कहता है निम्न में कौन वंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखित एकांकी है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक का शस्त्र त्याग। 12 पद्मा कौन थी? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलिंग महाराज की बेटी। 13वां प्रश्न अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विकास कौन करती है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक का शस्त्र त्याग। 14 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सम्राट अशोक का। अब है 15 अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शस्त्र नहीं चलाते हैं क्योंकि वह, इसका 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्त्री थी इसलिए वो उससे युद्ध नहीं करना चाहते थे। किस युद्ध के बाद अशोक युद्ध नहीं करने का संकल्प लेते हैं? यानी कौन सा ऐसा युद्ध है जिसके बाद अशोक संकल्प लेता कि युद्ध नहीं करेंगे? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलिंग का युद्ध। 17 सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पद्मा के सामने वो तलवार फेंक देता है। अब हम लोग 10वें चैप्टर में प्रवेश करेंगे। जो 10वां चैप्टर का नाम है वो है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है मूल रूप से रामधारी से दिनकर क्या है? तो ये 10वें चैप्टर है, 10वां चैप्टर पहला क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कवि। मूल रूप से जो है रामधारी से दिनकर जो वो है कवि है यानी पोएट है। दूसरा प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, ये जो पंक्ति लिया गया ऊपर में। तीसरा प्रश्न में आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप लोग इसको रीड करिएगा। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निस्ते की। चौथा प्रश्न कहता है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से साहित्य की कौन सी विद्या है? तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निबंध है। 5वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। 6ठे प्रश्न कहता है ईर्ष्या से बचने का उपाय ... अनुशासन है। तो 6ठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानसिक। 7वां में है तनावों को कम करने में व्यक्ति की अपनी
क्या खास योगदान देती है? तो 7वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतरात्मा। अब 8वां नंबर प्रश्न। तो 8वें नंबर प्रश्न में कहता है रामधारी सिंह दिनकर के किस निबंध में जीवन के रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी है? तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। 9वां, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 9वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में। 10वां प्रश्न है वकील साहब स्वभाव से कैसे थे? 10वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईर्ष्यालु। 11, निंदा को किसकी बड़ी बेटी बोली जाती है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईर्ष्या की। 12वां नंबर प्रश्न कहता है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, वकील साहब के संबंध में क्या गलत है? आपको बताना इस चारों में वकील साहब के संबंध में क्या गलत है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे सुखी है, ये गलत है। अब हम लोग 11 नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे चलेंगे। जो आपका 11 नंबर चैप्टर वो है कबीर के पद। तो 11 नंबर चैप्टर का पहला प्रश्न है जो इस प्रकार से है, कबीर किस काल के कवि है? तो जो 11 का जो सही आंसर मतलब 11 नंबर चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कबीर किस काल के कवि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भक्ति काल के। दूसरा प्रश्न, कबीर किस भक्ति धारा के कवि है? तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्गुण भक्ति धारा की। तीसरा में ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये लाइनिंग दिया गया है यानी पंक्ति दिया गया है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीर। चौथा, कवि के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? यानी कवि के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चे हृदय में। 5वां प्रश्न कहता है कवि कैसा रहने की बात करते हैं? तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा ए, निर्मोही। उसका 6ठा प्रश्न है। तो 6ठे प्रश्न में कहता है किनके कविताओं में सच से सीधे साक्षात्कार अर्थात आँखिन देखी की प्रस्तावना है? तो 6ठा का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीर। 7वां, तो 7वें प्रश्न में कहता है तो इस प्रकार से 7वें प्रश्न में कहता है मैं कहता हूँ आँखिन देखी तू कहता कागज की लेखी यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो 7वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कबीर के पद से। 8वें नंबर प्रश्न में कहता है कागज का अर्थ क्या है? तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कागज। 9वें नंबर प्रश्न में कहता है भक्ति काल के कवि कौन है? तो 9वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कबीरदास। 10वां, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीर के पद। 11, मोको का अर्थ क्या है? 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुझको। 12 नंबर में पंक्ति दिया गया है तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कागज। अब हम लोग 12 नंबर चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं जो है विक्रमशिला, जो इस चैप्टर के बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए इसका तो पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न कहता है आर्यभट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध थे? तो आपको बताना है कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध थे। तो इसका पहला का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खगोल विद्या। अब मैं बता दूं कि आर्यभट्ट पटना के रहने वाले हैं और इन्होंने ही जीरो का आविष्कार किया था, जो एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। दूसरा प्रश्न कहता है लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? तो दूसरा का सही आंसर ऑप्शन बी, अतीश दीपंकर। तीसरा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के समृद्ध पुस्तकालय में किस विषय में से संबंधित ग्रंथ मौजूद थे? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चौथा प्रश्न, 10वीं 11वीं सदी तक पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र कौन बन चुका था?
तो जो 4 नंबर प्रश्न उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है। पाँचवा नंबर प्रश्न कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में क्या शामिल था? तो पाँचवा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी जितने भी ए बी सी ये तीनों शामिल थे। छठा प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.5 फीट। और सातवां का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्को। आठवां में कहता है विक्रमशिला साहित्य की कौन सी विद्या है? तो आठवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निबंध। नौवां में कहता है विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजवंश के काल में हुआ था? तो नौवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाल वंश। 10वां विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था? तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं। 11 विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ? 11 का सही आंसर ऑप्शन बी, 13वीं सदी में। अब 13 नंबर प्रश्न। तो 13 नंबर प्रश्न कहता है विक्रमशिला किस जिला में अवस्थित है? तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भागलपुर। उसका 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न में कहता है आधुनिक भागलपुर जिला किस प्राचीन महाजनपद नाम से प्रचलित था? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग। 14 नंबर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंध्यवंश। अब हम लोग 13 चैप्टर की ओर प्रवेश करेंगे जिसमें है दीदी की डायरी। तो चलिए आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कहता है स्कूल में संजू किस चीज़ की तलाश में रहती थी? यानी स्कूल में जो संजू जो है किस चीज़ की तलाश में रहती है? तो पहला का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चटपटी पुस्तक। उसको चटपटी पुस्तक पढ़ने बहुत ही शौक था। अब है दूसरा प्रश्न, संजू को उपहार में क्या मिलता है? तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किताब। तीसरा प्रश्न कहता है सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बापू यानी महात्मा गांधी सत्य के प्रयोग का पुस्तक के रचयिता है। चौथा प्रश्न है संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली? तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बापू से। पांचवा प्रश्न 8वीं कक्षा में कौन पढ़ती है? तो पांचवा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संजू जो है 8वीं कक्षा में पढ़ती है। छठा प्रश्न किसे किताबें पढ़ने का शौक था? तो छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजू को। सातवां प्रश्न संजू कैसी लड़की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हंसमुख। आठवां प्रश्न कहता है संजू को क्या पढ़ने का शौक है? तो आठवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी, कहानी भी, कविता भी और कॉमिक्स भी। नौवां प्रश्न कहता है संजू किस कक्षा में पढ़ती है? तो नौवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वीं कक्षा में। 10वां नंबर प्रश्न कहता है दीदी की डायरी साहित्य की विद्या है। तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीदी की डायरी जो है एक डायरी ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 11वां नंबर प्रश्न कहता है संजू को उपहार में क्या मिलता है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायरी। 12 नंबर प्रश्न है तोतो चान किसकी कहानी है? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन बी, जापानी लड़की का। अब हम लोग चैप्टर नंबर 14 में प्रवेश कर चुके हैं जो है पीपल। तो इसका पहला प्रश्न है आप लोग ये जो पंक्ति दिया गया है इसको रीड करिए और पढ़ने के बाद बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो 14 का जो पहला प्रश्न उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीपल। दूसरा प्रश्न है कवि के अनुसार बुलबुल कैसी गाती रहती है? तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दूसरा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चह चह कर गाती है। तीसरा प्रश्न हो जाएगा पीपल पाठ के रचनाकार कौन है? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल सिंह नेपाली। प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न 4 में कहता है छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकृति चित्रण।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है पीपल पाठ की विद्या है, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कविता। छठा नंबर प्रश्न, कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा रहता है, तो छठा का सही आंसर ऑप्शन ए, गोल। सातवां प्रश्न है पीपल कैसी कविता है, सातवां का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छायावादी। आठवां प्रश्न, पीपल के आसपास कौन कौन पेड़ हैं, आठवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी, यानी जामुन की, इमली और करील। नौवां प्रश्न, कौन सी कविता प्रकृति के विविध रूपों से हमारा आत्मीय परिचय कराती है, तो नौवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीपल। 10वां नंबर प्रश्न, गोपाल सिंह नेपाली कौन सी कवि है, तो 10वां का सही आंसर है ऑप्शन ए, छायावादी। प्रश्न नंबर 11, पीपल पाठ के रचनाकार कौन है, तो वह है गोपाल सिंह नेपाली। प्रश्न नंबर 12 में कहता है छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता क्या है, 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकृति चित्रण। 13, पीपल पाठ की विद्या है, 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कविता। अब है प्रश्न नंबर 14, कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा रहता है, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोल। ये प्रश्न 2 बार है, आप लोग देख लीजिएगा इसे। 15, गोपाल सिंह नेपाली कौन सी कवि है, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छायावादी। 16 नंबर कहता है कवि के अनुसार पीपल के पत्ते हिलते रहते हैं, तो 16 नंबर प्रश्न आपको बताना है कवि के अनुसार जो है पत्ते हिलते रहते हैं, तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आइए हम लोग अगले चैप्टर को देखते हैं। तो अगला चैप्टर है 15 नंबर चैप्टर है, तो 15 नंबर चैप्टर में क्या है, वो है दीनबंधु निराला। चलिए तो इसका पहला प्रश्न इसका इस प्रकार से है, निम्न में कौन आचार्य श्री पूजन सहायकी द्वारा रचित पाठ है, तो 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनबंधु निराला। दूसरा प्रश्न, दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है, तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निराला। तीसरा प्रश्न, दीनबंधु निराला किनको कहा जाता है, तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। प्रश्न नंबर 4, आधुनिक काल के बेहद प्रतिष्ठित कवि कौन है, 4 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 5 में कहता है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि है, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, आधुनिक काल के। जो रहीम दिन्ही लखे दीनबंधु सम होए, यह किनके प्रसिद्ध दोहे की एक पंक्ति है, तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रहीम के द्वारा। 7 नंबर प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो 7 नंबर प्रश्न में कहता है बेलूर मठ कहाँ स्थित है, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता। 8 नंबर प्रश्न कहता है निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं का उद्घाटन कौन करता है, 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनबंधु निराला। 9वां प्रश्न, दीनबंधु निराला भंगीय समाज में किस तरह घुल मिल जाते थे, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध मिश्री की तरह। अब 10वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीनबंधु निराला। 11 नंबर प्रश्न कहता है किनका अधिकांश अवकाश काल दिनों की दुनिया में बीतता था, 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निराला जी का। 12 नंबर प्रश्न है धन किनके पास अतिथि के समान अल्पपाविधि तक ही टिकने आता था, 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनबंधु निराला। अब हम लोग 16 नंबर चैप्टर का और प्रवेश कर चुके हैं, तो इसमें है खेमा। तो आपको बताना है कि इसका पहला प्रश्न जो इस प्रकार से दिया गया है, तो पहला प्रश्न कहता है खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में किसको रखा गया, तो 1 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल मजदूरी। उसका दूसरे प्रश्न में कहता है खेमा कितने वर्ष का दिखता था, तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8-9 वर्ष का। तीसरे प्रश्न बताना आपको कि मुक्ति काशी होटल का मालिक कौन था,
तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कसारा। चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में कहता है खेमा मालिक कसारा से किस चीज की मांग करता है? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चप्पल का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 5 में कहता है कौन सी कहानी हमें बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशील बनाती है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खेमा। प्रश्न संख्या 6 में कहता है कसारा किस कहानी का पात्र है? छठा का सही आंसर होगा ऑप्शन डी खेमा। 7 नंबर प्रश्न, खेमा के बारे में क्या गलत है? आपको बताने इस चारों प्रश्न में खेमा के बारे में क्या गलत है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि वह लगभग 10 से 11 वर्ष का है, ये गलत है। 8 नंबर प्रश्न, कसारा क्या बेचता था? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाय। अब हम लोग चैप्टर नंबर 17 की ओर चलेंगे। जो 17 में है खुशबू रचते हैं हाथ। तो जो पहला प्रश्न है आप देख सकते हैं, ये जो लाइनिंग लिया गया है आपको बताना है ये किस कविता का है। तो पहला का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी खुशबू रचते हैं हाथ। तो चलिए आइए इसका दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में कहता है खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की कौन सी विद्या है? तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कविता। तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में कहता है अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खुशबू रचते हैं हाथ। आज का चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में कहता है अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन है? तो चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी खुशबू रचते हैं हाथ। आज का 5वां प्रश्न, 5वें प्रश्न में कहता है गंदे मोहल्ले के गरीब मजदूर कौन कौन मशहूर अगरबत्तियां बनाते हैं? तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। जो आप देख रहे हैं ए में है केवड़ा, बी में गुलाब और सी में है खस और रात रानी, ये सभी अगरबत्ती बनाते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न, तो 6ठे नंबर प्रश्न कहता है यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्ती प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो 6ठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खुशबू रचते हैं हाथ। अब हम लोग चैप्टर नंबर 18 जो हौसले की उड़ान है उसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में कहता है किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे? तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुड़िया। दूसरा प्रश्न जो है वो कहता है अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने का हौसला कौन रखती है? तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कदम। तीसरा प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कराटे। चौथे प्रश्न कहता है हौसले की उड़ान में कहाँ की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है? तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। 5वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक निबंध है? तो 5वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हौसले की उड़ान। 6ठा प्रश्न शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है? 6ठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैनब। इसका 7वां प्रश्न सोनी को राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त था? तो 7वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम स्थान। 8वां प्रश्न गुड़िया पढ़ लिखकर क्या बनना चाहती है? तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अध्यापिका। आज का 9वां प्रश्न कहता है आधुनिक बिहार की बेटियों की संघर्ष और उनके हौसले की उड़ान से हमें परिचित कौन कराता है? तो 9वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हौसले की उड़ान। अब हम लोग चैप्टर 19 में प्रवेश कर चुके हैं और 19 में है जननायक कर्पूरी ठाकुर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए आइए इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव में कहता है अगस्त क्रांति कब हुई थी? तो जो इसका पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1942 में। दूसरा प्रश्न 1942 ईस्वी के अगस्त क्रांति के दौरान कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में रखा गया था? तो दूसरा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए दरभंगा जेल। तीसरा प्रश्न जननायक किनका उपनाम है? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर। चौथा प्रश्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हुई थी? तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17 फरवरी 1988 को। पांचवा प्रश्न है
और 5वें प्रश्न है इस प्रकार से, प्रथम आम चुनाव में ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे? तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोशलिस्ट पार्टी से। 6ठा नंबर प्रश्न जो सही आंसर हो जाएगा, 6ठे नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। आप देख रहे यहाँ खाली स्थान इसमें भर सकते बिहार। 7वां प्रश्न है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो 7वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समस्तीपुर जिला में। इसका 8वां प्रश्न है, कर्पूरी जी को किस चीज़ का शौक था? तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी, यानी दौड़ने का, तैरने का, डफ बजाने का। इसका 9वां प्रश्न, कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग कब किए? तो 9वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 में वो कॉलेज को त्याग कर दिए। 10वां प्रश्न कहता है, 1952 ईस्वी के आम चुनाव में डॉट से कर्पूरी ठाकुर विजय घोषित कहाँ से हुए थे? तो 10वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से वो विजय हुए थे। 11 नंबर प्रश्न कहता है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था? 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार राज्य में। 12 नंबर प्रश्न कहता है, सन 1967 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बना था? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्पूरी ठाकुर। और मैं बता दूं, जो कर्पूरी ठाकुर है बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। आज का 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न कहता है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1921 में। 14 नंबर प्रश्न कहता है, आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। अब है प्रश्न संख्या 15। तो 15 में कहता है, कर्पूरी ठाकुर किन पदों को सुशोभित किए? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी ए बी सी तीनों। अब हम लोग चैप्टर संख्या 20 में पहुंच चुके हैं, जो है झांसी की रानी। तो इसका पहला प्रश्न, पहले प्रश्न कहता है, झांसी की रानी कविता हमें किसकी याद दिलाती है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसका दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी के कवित्री कौन है? तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर के नाना की, यानी नाना साहब के। चौथे प्रश्न कहता है, झांसी की रानी को किनकी गाथाएं जवानी याद थी? तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवाजी। पांचवा प्रश्न कहता है, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, यह पंक्ति किस कविता का है? तो 5वां का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, झांसी की रानी से। छठे प्रश्न में कहता है, झांसी की रानी ने किन लोगों से लड़ाई लड़ी थी? तो छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों से। 7वें प्रश्न में कहता है, निम्न में कौन सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता है? तो 7वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झांसी की रानी। अब है 8वां प्रश्न, जो पंक्ति दिया गया है आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 8वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का इतिहास प्राचीन है। अब है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में कहता है, झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो 9वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मीबाई को। 10वां प्रश्न कहता है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में प्रस्तुत पंक्ति में वैभव किसका प्रतीक है? यानी वैभव जो किसका पहचान है? 10वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झांसी के राजा का। अब हम लोग चैप्टर 21 की ओर प्रवेश कर रहे हैं, जो है चिकित्सा का चक्कर। तो चलिए इसका पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न कहता है, चिकित्सा का चक्कर पाठ के रचनाकार कौन है? तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेढब बनारसी। दूसरा, चिकित्सा का चक्कर साहित्य की कौन सी विद्या है? तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हास्य व्यंग। तीसरा प्रश्न, चिकित्सा के चक्कर हास्य व्यंग के लेखक कौन है? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेढब बनारसी। चौथा प्रश्न कहता है, लेखक बेढब बनारसी की क्या इच्छा होती है? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीमार पड़ने की। 5वें प्रश्न कहता है, चिकित्सा पद्धतियों के विरोध भाषाओं को सफलतापूर्वक
उभारा है। तो पाँचवा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकित्सा का चक्कर। अब है 22 चैप्टर जो है सुदामा चरित। तो चलिए आइए इसका ऑब्जेक्ट देते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है नरोत्तम दास है, तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवि। नरोत्तम दास जो वो कवि है। दूसरे प्रश्न में कहता है सुदामा चरित के रचयिता कौन है, तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरोत्तम दास। उसका तीसरे प्रश्न में कहता है सुदामा चरित किस भाषा में लिखी गई है, तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। चौथे प्रश्न में कहता है सुदामा के पैर कैसे धुल गए, तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण भगवान के आंसू से उसका पैर धुल गया। पांचवा प्रश्न कहता है जो इस प्रकार से है सुदामा की पत्नी को अपनी डॉटर पर बड़ा शोभा था, तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दरिद्रता। अब हम लोग नॉन हिंदी का जो आपका क्लास 10th का है, इस पूरे हिंदी के लास्ट चैप्टर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और ये इसका लास्ट चैप्टर है। और लास्ट चैप्टर जो 23 है, 23 में कहता है राह भटकते हिरन के बच्चे। तो इसका पहले प्रश्न में कहता है राह भटके हिरन के बच्चे कविता का रचयिता कौन है, तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरे प्रश्न में कहता है रास्ता कौन भटक जाता है, तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिरन का बच्चा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके पास नए से नए वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।